Good evening, everyone. This is Shivani, and welcome to Office's Mind. Today, we are going to start with polity basics. Okay. Before I start with the video, with reference to the previous video, there were students who asked me कि यार why not history? ठीक है, हिस्ट्री क्यों नहीं कर रहे हैं हम? तो पहले मैं उसका जवाब दे दूं. ओके, दिस इज नॉट अ रेगुलर कोर्स. 13 अप्रैल को यू हैव योर एग्जाम. ठीक है, एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू डू most expected topics most expected topics and questions that can be asked. Okay, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एंड मतलब वो चीजें न्यूज में होती हैं, लेकिन अभी हम इस चीज पर ही ध्यान देंगे कि यार फोकस कहाँ करना है, क्योंकि जितनी पढ़ाई लिखाई करनी थी हो चुकी है. ठीक है. नाउ दैट्स व्हाई वी आर स्किपिंग हिस्ट्री. हिस्ट्री वी आर स्किपिंग बिकॉज अगर हम हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट को देखें, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, थ्री पार्ट्स: एंशंट, medieval, and last is the modern. Out of which modern is the rewarding one. आप इसको पढ़ के जाओगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन टाइम इज रिक्वायर्ड. अभी ये रेगुलर कोर्स होता 6 महीने का, तो उसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री कर सकते थे बहुत आराम से, और वो रिवॉर्ड भी आपको देकर जाती. लेकिन अगर आप अभी मॉडर्न हिस्ट्री उठाते हो, लेट अस से 10 दिन के लिए उठाते हो फॉर 10 डेज, इट विल नॉट गिव यू दैट रिवॉर्ड. क्योंकि यार मॉडर्न हिस्ट्री में अगर कुछ पता नहीं होता है, अभी मॉडर्न हिस्ट्री से अगर आपके क्वेश्चन आए 3 एंड यू हैव गिवन 10 days फॉर 3 क्वेश्चंस, दैट इज नॉट अ रिवॉर्ड. ठीक है. आप हिस्ट्री अगर आप मॉडर्न पढ़ रहे हो तो स्टडी इट लाइक अ सब्जेक्ट. ठीक है, विद नो एक्सपेक्टेशंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ओके, सो इसीलिए वी आर नॉट डूइंग हिस्ट्री राइट नाउ. आवर फोकस इज ऑन 75 प्लस. ठीक है, एंड 75 प्लस के लिए सबसे पहला सबसे क्रूशियल पिलर 75 प्लस का है साइंस. इसके बिना देर इज नो 75 प्लस. ओके. देन ज्योग्राफी. Again, without geography, no 75 plus. Forget about it. If you have science and geography and you did everything correct by God's grace, क्योंकि उसके लिए सच में भगवान की दुआ लगेगी कि आप सारे क्वेश्चन इन दोनों सब्जेक्ट के सही कर दो, तो फिर आपके 75 प्लस आ जाएंगे, आपको बाकी का पेपर करने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है. लेकिन ऑब्वियसली अगर ऐसा नहीं होता है तो देन यू नीड स्कोप. तो वो स्कोप आप कहाँ से कंप्लीट करोगे? इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी. अच्छा, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का लव हेट रिलेशनशिप है, बिकॉज पॉलिटी के क्वेश्चन काट के ही इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन दिए जाते हैं. सो बेसिकली क्या होगा कि इफ देयर आर 20 क्वेश्चंस कमिंग ऑफ पॉलिटी, एंड फॉर सम रीजन अगर आप ऐसा देखोगे कि यार पॉलिटी तो आई नहीं, तो फिर आया क्या पेपर में? अगर पॉलिटी के 10 ही क्वेश्चन आए तो फिर वो 10 क्वेश्चन कहाँ गए? तो वो 10 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इकोनॉमिक्स के होंगे. ठीक है. सो दैट इज देयर. तो इसीलिए आपके 4 सब्जेक्ट हैं, इन 4 सब्जेक्ट पे फोकस कर लो, आपका पेपर निकल जाएगा अच्छे से. मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ. इंग्लिश इज वॉट इज गोइंग टू हेल्प यू क्रैक द एग्जाम. जीएस इज गोइंग टू ब्रिंग यू रैंक. ठीक है, जीएस इज गोइंग टू ब्रिंग यू रैंक. इंग्लिश इज गोइंग टू क्रैक योर एग्जाम. ओके. नाउ कमिंग टू दिस पार्ट 1, पॉलिटी बेसिक्स. पॉलिटी बेसिक्स का क्या मतलब है? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग वो सारी चीजें करेंगे जो कि न्यूज में रही हैं पिछले 6 महीने में. ठीक है. उसी का हम स्टैटिक पार्ट भी देखेंगे, जिससे कि वो चीजें आपको अच्छे से करनी है. उसके अलावा आपके पास, अगर आप हर सब्जेक्ट में 10 दिन लगाओगे, इन 4 सब्जेक्ट में 10 दिन लगाओगे, ये आपको रिवॉर्ड देकर जाएगा. तो इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, अभी भी आपके पास 10 दिन, 40 दिन का टाइम तो आपके पास है. इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम योर मंडे. मंडे विल बी योर 10th मार्च. तो 10 से 20, 20 से 30. ठीक है. तो पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोनॉमी तो नहीं, ज्योग्राफी पहले. ठीक है. देन 10. 10 तो नहीं होगा, 9 होगा,
क्योंकि 31 का महीना है। ज्योग्राफी एंड बेसिकली साइंस पर ज्यादा फोकस देना चाहूंगी मैं यहाँ पे। एंड इसका 19 तो ऑब्वियसली है नहीं हमारे पास स्कोप, तो ज्योग्राफी बचा। आप समझ सकते हो कि इसके अभी हमारे पास हर सब्जेक्ट को देने के लिए भी 10 दिन नहीं है। ठीक है, तो हिस्ट्री को तो भूल ही जाइए। ओके, फॉरगेट अबाउट हिस्ट्री राइट नाउ। यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस एटलीस्ट बाय मार्च। यू हैव 7 days टू गिव, 7 days. So you don't even have 10 days for per subject, you have 7 days. Then you will have last ke 10 din to revise all the thing that you have read in these 7 days. Okay. So this is first thing. And with me, this is how you're going to do it. Okay. Now, पॉलिटी के हम 10 दिन हम एक हफ्ता मान के चल रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी को मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ, 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, बेसिक्स विच आर वी आर गोइंग टू डू टुडे। ठीक है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव हम एक साथ ही कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज द मोस्ट, आपका समझ लो एक तरीके से, एग्जीक्यूटिव में क्या है, एग्जीक्यूटिव आपका जितना आता है सारा करंट अफेयर से आता है, एग्जीक्यूटिव से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। लेजिस्लेचर के आपके पीवाईक्यू का वेटेज बहुत है, रिपीट क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको करने हैं, उसी थीम पर आएगा। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड देन ऑब्वियसली जुडिशरी। अगेन जुडिशरी जो है इट इज अगेन अ टॉपिक। जुडिशरी और जो बेसिक्स वाला टॉपिक है वो आपका करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक पोर्शन मिक्स करके है। नाउ वन मोर थिंग, जब हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो नो वन थिंग वेरी क्लियरली कि यार बेसिक्स इज वेयर योर पॉलिटी कैन बी टफ। अगर आपको पॉलिटी का पेपर टफ बनाना है ना, तो बेसिक्स में खेलोगे तो टफ होगा। ठीक है, क्योंकि सीडीएस में लेटर से कि आपको पूछा गया, भाई अगर मैं पूछूं कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर, यू विल से 6। ठीक है, बट अगर मैं एग्जैक्टली ये पूछूं कि अच्छा आर्टिकल 19 आपको पता होगा, राइट टू फ्रीडम है, तो आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या है? राइट टू स्पीच है। ठीक है, अच्छा आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 2 क्या है? राइट टू स्पीच का एक्सेप्शन है। ठीक है, सो दिस इज वेयर नुआंसेस आर, दिस इज हाउ पॉलिटी का पेपर आप टफ बनाते हो। ओके, अभी ये रेगुलर कोर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट गेट इन टू सो मच ऑफ डिटेल्स। ठीक है, आई विल ट्राई टू कवर वॉट एवर प्रोविजन मुझे लगता है कि यार आपको थोड़ा सा इन डेप्थ आना चाहिए विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। बट सारे आर्टिकल्स को मैं इन डेप्थ करा दूं इज नॉट पॉसिबल, एंड यू शुड ऑल्सो रिफ्रेन फ्रॉम इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि पॉलिटी 7 दिन का सब्जेक्ट तो नहीं ही है। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डू बेसिक्स एंड वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द प्रीएम्बल। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई प्रियम्बल न्यूज में क्यों है? प्रियम्बल न्यूज में इसलिए है क्योंकि 2024 में ही जजमेंट आया है। ठीक है, कौन सा जजमेंट है? डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, दिस इज 2024 का जजमेंट, इट इज रिलेटेड टू प्रियम्बल। और इसने ये कहा था, सिंपल सी बात ही कही थी कि जो भी हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट से टर्म्स ऐड करे, ओके 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने कौन कौन से टर्म्स ऐड करे हैं, अगर आपको याद हो प्रियम्बल में, तो सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। दिस इज वन ऑफ द पेट क्वेश्चन जो कि अब नहीं आएगा क्योंकि गिवन द टफनेस, लेकिन फिर भी ये बहुत टाइम तक सीडीएस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है पॉलिटी का। अब नहीं रहेगा, बट यू नेवर नो। ठीक है, सो दीज आर द 3 टर्म्स। सो डॉक्टर बलराम सिंह जो थे, ही चैलेंज्ड दिस पर्टिकुलर दीज टू वर्ड्स, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, कि व्हाई आर दे देयर। ठीक है, so there were petitions that were there, that were filed। ठीक है, कि यार दिस इज अगेंस्ट, दिस डज नॉट रिप्रेजेंट पीपल्स विल। व्हाई? क्योंकि ये ऐड कौन से वाले अमेंडमेंट एक्ट से हुए थे? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हुए थे। अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट की अपने आप में एक बहुत अच्छी कहानी है, और उस कहानी में सिंपल ये है कि इंदिरा गांधी जी, इट इज एलिज्ड दैट
शी लॉस्ट द इलेक्शन फ्रॉम राय बरेली। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो पार्लियामेंट का पार्ट ही नहीं है तो फिर क्या होगा, वो प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकती है। राइट, आपको पता होगा। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि यू जस्ट हैव टू बी द मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट, तो राज्यसभा से भी बन सकती थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि जो उनके कंटेंडर थे मिस्टर राज नारायण, इसीलिए हम कहते हैं राज नारायण केस। आज मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगी बिकॉज राइट टू इंफॉर्मेशन में वो काम आता है। सो राज नारायण जी सेड कि भाई आई हैव वॉन एंड मिसेस इंदिरा गांधी हियर, शी हैज used fraudulent means, she has used public servants, and मतलब बेसिकली आप इनका इलेक्शन कैंसिल करो एंड यू शुड ऑल्सो पनिश हर। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या करा, पनिश कर दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, अब आप इलेक्शन लड़ सकती हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम तक। होता ये है इसकी वजह से कि इंदिरा गांधी जी जो है वो क्या करती हैं, इमरजेंसी ही डिक्लेयर कर देती हैं। ओके, एंड नॉट ओनली दैट, इमरजेंसी डिक्लेयर करने की वजह से क्या होता है, वो उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है, दैट इज नोन एज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और उसमें बहुत सारे सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं, वी विल टॉक अबाउट दोस चेंजेस लेटर ऑन। ठीक है, बट इट ऑल्सो चेंजेस योर प्रियम्बल। प्रियम्बल में क्या चेंज करता है, प्रियम्बल में 3 शब्द इंक्लूड कर देता है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, आउट ऑफ विच सोशलिस्ट एंड सेक्युलर आर नाउ द पॉइंट ऑफ कंटेंशन कि भाई इनको हटा देना चाहिए बिकॉज दे वर अगेंस्ट पीपल्स विल। एक हमारा अमेंडमेंट एक्ट आया इमरजेंसी में, तो ऑब्वियस सी बात है कि पीपल्स विल के तो बियॉन्ड ही था वो। ओके, सो इट मींस इसमें बेसिकली क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेड कि प्रियम्बल को अमेंड करा जा सकता है। ओके, तो आर्टिकल 368 आर्टिकल किस चीज के लिए, अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट कैन अमेंड। तो आर्टिकल 368 में इट इज सेड कि प्रियम्बल इज इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 368। बेसिकली प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम प्रियम्बल को अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें से ऐसी कोई प्रोविजन को हटा नहीं सकते हो जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है। ठीक है, अभी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो एक अनदर जजमेंट से आई थी विच इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फेमस जजमेंट, दैट इज केशवानंद भारती केस। ठीक है, नॉट मच, ज्यादा नहीं बताऊंगी। केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन की बात करी गई थी कि भाई इससे पहले बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा था बिटवीन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ठीक है, ओके, लेजिस्लेचर कह रहा था आई कैन अमेंड एनीथिंग एंड यू कैन नॉट रिव्यू इट। ठीक है, इफ आई एम अमेंडिंग इट यू कैन नॉट रिव्यू इट। जुडिशरी सेड कि पहले तो जुडिशरी ने कहा कि नहीं वी विल रिव्यू इट, देन इट सेड कि यू कैन नॉट अमेंड इट ओनली, यू कैन नॉट अमेंड इट। फिर लास्ट में क्या होता है कि जुडिशरी अपना दिमाग लगाती है और बोलती है कि लेजिस्लेचर आपको अमेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन, आप करो, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको आप अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, उनने बोला ठीक है, आप हमें बता दो कि क्या क्या चीजें हम अमेंड नहीं कर सकते, हम अमेंड नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं करेंगे हम आपको केस टू केस बेसिस पे बताएंगे कि आप क्या अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, हम ये डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन हमें एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो दो कि आप किस चीज के लिए हमें मना करोगे। तो जुडिशरी ने कहा कि हम उन चीजों के लिए मना करेंगे जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट होंगी। तो लेजिस्लेचर ने फिर से पूछा कि भाई तो आप हमें बता दो, पार्लियामेंट ने बोला कि आप हमें बता दो कि भाई कौन कौन सी चीजें आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, हम उन सब चीजों को अमेंड नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं होगा, केस टू केस बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कौन सी चीज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है। ओके, तो प्रियम्बल ऑल्सो बिकेम, प्रियम्बल में भी ये चीज थी कि आपको अगर प्रियम्बल को अमेंड करना है प्रियम्बल को भी अमेंड करो, नो इश्यूज, बट यू कैन नॉट बेसिकली चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या दिखाता है कॉन्स्टिट्यूशन की,
बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी दिखाता है। देखो मोरालिटी क्या होती है? मोरालिटी इज अ वैल्यू। ठीक है। अगर मैं आपको ये कह दूं कि हमें अपने नेशन नेशन के बेसिकली इफ आई से दैट वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल मॉन्यूमेंट्स, तो रिस्पेक्ट इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन ना। कोर्ट्स कैन नॉट इन्फोर्स इट। ठीक है। देयर कैन नॉट बी अ लॉ मेड फॉर इट। मतलब लॉ क्या बन सकता है कि आप उसको डैमेज नहीं कर सकते हो, लेकिन क्या आप एक ऐसा लॉ बना सकते हो जिसमें यू चेक वेदर द पर्सन इज रिस्पेक्टिंग फ्रॉम विद इन? ऐसा नहीं होता है। सिविक सेंस अगेन समथिंग दैट विल कम फ्रॉम विद इन ओनली। आप कितना भी इन्फोर्स कर लो, सोसाइटी विल डू व्हाट इट वांट्स टू डू। ओके। सो ये चीज आपकी कहीं ना कहीं रहती है। सो बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो आपका वही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। इट इज मोरालिटी बेसिकली, it is the judiciary which will determine what is moral, constitutionally moral, which law is constitutionally moral or which is not। ठीक है। नाउ इसके बाद क्या होता है कि कोर्ट ने डिफाइन करा कि व्हाट इज सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। ओके। सेक्युलरिज्म उसने बोला कि राइट टू इक्वालिटी का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फेसेट है। ठीक है। एंड सोशलिज्म का क्या है? स्टेट्स कमिटमेंट टू वेलफेयर स्टेट। अब यहाँ से आप ध्यान दो, how court defined socialism was कि it is the state's commitment to welfareism। तो अगर मैं ये क्वेश्चन बनाऊं कि प्रियम्बल, ठीक है, प्रियम्बल जो है इट इज डिफाइनिंग द नेचर ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, तो क्या ये बात सही हो जाएगी? और rather if I say that it determines the objective of the state, तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव तो यार वो डिटरमाइन करता है। ठीक है। नेचर भी वो डिटरमाइन करता है। ओके। सो ये चीज याद रखना कि प्रियम्बल का काम क्या है। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कहता है प्रियम्बल? वी द पीपल। वी द पीपल, व्हाई इज दिस वी द पीपल एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट शोज दैट पीपल ऑफ इंडिया केम टुगेदर टू मेक इंडिया। ठीक है। वी द पीपल। ओके। सो दिस इज योर सोशलिस्ट एंड सेक्युलरिज्म वाली चीज। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ये तो हमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से ही पता चल गया। यार अगर किसी चीज की मॉरलिटी है तो ऑब्वियसली वो एक क्या हो जाएगा? लिविंग डॉक्यूमेंट उसको हम कह सकते हैं। राइट। नाउ अब अगर हम प्रियम्बल की अमेंडेबिलिटी की बात करें, क्योंकि भाई न्यूज में वही है। ओके। डॉक्टर बलराम सिंह अगर ये कह रहे हैं कि आप सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म वाली चीजें हटा दो, तो एक तरीके से क्या प्रियम्बल अमेंडेबल है कि नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। ठीक है। सो उसके लिए अगर दो तीन केसेस आए थे। पहला केस आया था बेरूबरी केस। ठीक है। बेरूबरी केस में कुछ नहीं हुआ था। बेरूबरी एक पर्टिकुलर ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट था जो कि आज के टाइम पर बांग्लादेश है, और जो कि वापस से पाकिस्तान बनने की कोशिश कर रहा है। सो बेरूबरी केस का क्या हो गया था? बेरूबरी में उस टाइम हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने क्या कर दिया कि लैंड दे दी कि ठीक है आप ले जाओ बेरूबरी को। ठीक है। सो वहां से ये बात हुई कि क्या यार इतना आसान है कि यार कोई भी आएगा और जमीन दे देगा वापस वहां पर? तो वहां से बेरूबरी केस हुआ। ठीक है। सो केस क्या था एग्जैक्टली, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, बट बेरूबरी केस में ये कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको याद रखना ना। बेरूबरी स्टैंड्स फॉर बी, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद फिर आता है हमारा केशवानंद भारती केस, जिसमें ये कहा गया कि भाई प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और इसी को इन्फोर्स कर दिया LIC केस ने, जिसमें अगेन वी सेड कि भाई प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर नो डाउट्स अबाउट। ठीक है। नाउ वी द पीपल का क्या मतलब है कि भाई लोगों के पास ताकत है। इट इज द पीपल ऑन हुज विल द कंट्री इज क्रिएटेड। ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी को रिप्रेजेंट करता है प्रियम्बल, एंड इन्फोर्सेबल लेकिन नहीं है। ठीक है, ये एक एस्पेक्ट समझ लेना। इन्फोर्सेबल एज इन आप कोर्ट में इसको लेकर इसलिए नहीं जा सकते कि इसमें ये लिखा हुआ है कि यार जस्टिस हमें चाहिए। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस इसमें लिखी हुई है, एंड वी आर नॉट एबल टू हैव पॉलिटिकल जस्टिस। तो कोर्ट कैन नॉट डू एनीथिंग, कोर्ट कैन नॉट फोर्स द स्टेट कि जस्ट बिकॉज प्रियम्बल में लिखा हुआ है तो वो चीज आपको मिल जाए। ओके, नाउ इसके बाद अगर हम बात करें तो जो जो बेसिकली जो पर्टिकुलर रूलिंग थी सुप्रीम कोर्ट की, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन तीन चीजों की स्पेशली बात कर रही थी। ठीक है, इसके बारे में हम और भी बात करेंगे अभी फर्दर इन द वीडियो। बट आई बिलीव कि प्रियम्बल के लिए तीन ये केसेस याद रखना: बेरुगरी, केशवानंद भारती केस, एंड योर LIC केस। ठीक है, किसने प्रियम्बल को पार्ट बताया था, किसने नहीं बताया था, एंड कहाँ से ये वर्ड्स आए थे। ठीक है, और इसके अलावा ये करते हैं नाउ, कमिंग टू योर 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन कि अच्छा इसमें क्वेश्चन क्या है ये, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देर आर टू कीवर्ड्स हियर, नॉट एंड 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, नॉट ट्रू बताना है। ठीक है, फर्स्ट इज इंसर्टेड द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो अभी हम पीछे से ही पढ़ के आ रहे हैं कि हाँ यार ये तो इंसर्ट करा है, सो दिस इज अ ट्रू थिंग। नाउ इसके आगे मैं ऑप्शन बता रही हूँ और आपको I'll give you 30 seconds to decide what can the answer be. Second is your amended the article 352. ठीक है, C is added part 4A to the constitution. For those who don't know, part 4A represent your fundamental duties. ठीक है, और none of these, मतलब all are true basically. All right, so सबसे पहले इसका आंसर जो है वो हो जाएगा none of these. All are true, सारी चीजें आई थी हमारी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जैसा कि मैंने बताया, started with a tussle between two electoral candidates, went on to become the mini constitution of India. Why was it known as the mini constitution of India? Is because आपका क्या था उसमें, उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसलिए कहते थे क्योंकि यार इसने बहुत बड़े बड़े अमेंडमेंट्स लेकर आया था। 40 आर्टिकल्स, प्रीएम्बल अमेंड करा, 40 आर्टिकल्स में अमेंड करा, 7th शेड्यूल वॉज अमेंडेड, एंड 14 न्यू आर्टिकल्स वर added to new two parts basically. If we are talking about 42nd comprehensively, तो इसने अमेंडमेंट कहाँ करी, 40 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करी और 14 नए ऐड करे। ठीक है, प्रियम्बल में अमेंडमेंट करा ऑब्वियसली। ठीक है, 7th शेड्यूल में अमेंडमेंट करा। ओके, अच्छा, एंड ये जो 14 आपके जो आर्टिकल्स थे जो इनने ऐड करे हैं वो दो पार्ट्स में ऐड करे हैं, टू पार्ट्स बेसिकली। देयर वर टू पार्ट्स दैट वर आल्सो एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। उसमें से एक पार्ट तो पार्ट 4A ही है। ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स योर फंडामेंटल ड्यूटीज, और दूसरा है हमारा पार्ट 14। सो इट्स वेरी इजी, एक तो 4A है। ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा 14A। ठीक है, 14A किस लिए था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के लिए था। तो ट्राइब्यूनल्स आपको वैसे भी पढ़ना पड़ता, तो आप यहाँ से एक चीज तो याद कर ही सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की यहाँ पर 14A में बात होती है। इसको याद करना आसान हो जाएगा क्योंकि अगर आपको 4A याद है तो 14A अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वन। ओके, सेकेंड इज, मैंने ये क्या क्या कहा है आपसे कि 40 आर्टिकल्स को अमेंड करा गया है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर 40 आर्टिकल में अमेंडमेंट करा गया तो उसमें से एक आर्टिकल जो अमेंड करा था उनने वो करा था आर्टिकल 352। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, क्योंकि भाई दिस आर्टिकल रिप्रेजेंट्स व्हाट, नेशनल इमरजेंसी। अगर मैं इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करूँ तो हमारे पास तीन ब्रॉड आर्टिकल्स हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं क्योंकि, बट
352 से 360 तक इसके बीच में जितने भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं सारे इमरजेंसी के ही हैं। लेकिन हम ब्रॉडली पढ़ते हैं तो हम तीन आर्टिकल जरूर देखते हैं। पहला वाला नेशनल, दूसरा वाला स्टेट और प्रेसिडेंट्स रूल, और तीसरा वाला फाइनेंशियल। ठीक है। 353, 54, 55 भी इमरजेंसी से रिलेटेड है, बट दे विल टेल यू कि भाई जैसे 53 में क्या होगा कि अच्छा अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई तो उसके अंदर फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसे होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सारी चीजें उसके अंदर पर्टिकुलर प्रोविजंस में दी हुई हैं। ऐसे इतना इतने गहराई में पूछना नहीं चाहिए, बट अंटिल इट इज इन न्यूज दे विल नॉट आस्क। ओके। यू आर लकी कि जो इमरजेंसी लगी है वो मणिपुर में भी अभी लगी है, तो बहुत चांसेस है कि वो नहीं पूछेंगे। प्रेसिडेंस रूल के बारे में थोड़ा सा वो गहराई में पूछ सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेंगे आगे जाकर। नाउ अमेंडेड आर्टिकल 352। नाउ आपका क्वेश्चन होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने बी को ही मार्क करा होगा। उसका रीजन ये क्योंकि यार 352 में अगर अमेंडमेंट हुआ है तो 352 ए बन जाता है ना। तो 352 में अमेंडमेंट एग्जैक्टली क्या हुआ है आपको पता होगा कि नेशनल इमरजेंसी इज अ इमरजेंसी दैट कैन बी यूज्ड ऑन वन पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आपने नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो पूरे ही देश में लगेगी। अगर आप ये चाहो कि यार एक पर्टिकुलर जगह पर हम लगाएंगे बस और बाकी सारी जगहों को फ्री रखेंगे तो वो भी हो सकता है। सो बेसिकली नेशनल इमरजेंसी कैन एक्सटेंड टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो। इट डज नॉट रिक्वायर्स टू बी एट होल। तो वो जो चीज थी ना, दैट केम फ्रॉम योर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। उसके अलावा क्या क्या ऐड करा गया है, डीपीएसपीज ऐड करी गई है। ठीक है। डीपीएसपी इन शॉर्ट में बता देती हूँ, वैसे मैं आगे जाकर आपको बताऊंगी कि डीपीएसपी, क्योंकि डीपीएसपीज आर इन न्यूज। यू गाइस आर रियली लकी, क्योंकि यार सारी चीजें जो कि बेसिक्स में है वो सारी कहीं ना कहीं न्यूज में है। ठीक है। बट मैं यहाँ पर बता देती हूँ। आर्टिकल 39, 39A, 43A एंड 43B। ओके। ये जो है आपके, ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आए थे। कुछ नहीं करना है, 39, 39 याद कर लो किसी तरह। 39 तो याद हो ही जाएगा। ठीक है। थ्री, थ्री स्क्वायर। ठीक है ना। 39, 39 ए याद हो जाए तो फिर थ्री को इधर शिफ्ट कर दो और फोर्टीज की सीरीज में दो हो जाएंगे, 43A, 43B। 43, 44 याद मत कर लेना बस। ठीक है। 39, 39A, 43A, 43B। क्लियर। तो ये आपकी चार चीजें जो हो गई वो हो गई आपकी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। दे आर इंपॉर्टेंट वंस। चेंजेस बहुत सारे हुए हैं लेकिन ये वाले ऐसे हैं जो कि आपके आ सकते हैं। क्लियर। नाउ आफ्टर दिस वी हैव सारथी। ये तो बहुत ही करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है। इसका है क्या आंसर। इसका आंसर बेसिकली यू हैव 30 seconds इफ यू कैन आंसर इट। सारथी 1.0 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सारथी 1.0 है क्या, फॉर रेफरेंस वो बता दो। इट इज अ इनिशिएटिव। अब ये है किस लिए एग्जैक्टली exactly, वो आपको बताना है। फ्री लीगल एड, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, राइट टू इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, टाइम्स अप। चलो अब हम इसको देख लेते हैं। सो सबसे पहले सारथी 1.0 वाला जो इनिशिएटिव है, इट इज फॉर योर फ्री लीगल एड। ठीक है। फ्री लीगल एड, इसको ठीक से पढ़कर जाना भाई, क्योंकि ये ना सारथी, एक तो ये आ गया हमारा इनिशिएटिव। ठीक है। दिस इनिशिएटिव इज बेसिकली एनीवन विच इज अंडर प्रिविलेज्ड, एनी टाइप ऑफ पर्सन, बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है। एल्डरली। सो एनीवन हु इज हु रिक्वायर्स लीगल एड फॉर फ्री, या हु कैन नॉट अफोर्ड लीगल लीगल एड, इज द पार्ट ऑफ, मतलब इज एलिजिबल फॉर सारथी 1.0। पहली चीज तो ये है। ठीक है। अच्छा, ये इसीलिए भी न्यूज में है क्योंकि यार ये ना, दिस फ्री लीगल एड वाला पार्ट इज ऑल्सो बीइंग डिस्कस्ड विद रेफरेंस टू प्रिजनर्स। ठीक है। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा हो कि यार फ्री लीगल एड की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो इसको तो हम जुडिशरी में भी काउंट कर सकते थे, यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई फ्री लीगल एड जो है ये कहीं आपके फंडामेंटल राइट्स में भी अवेलेबल मिलेगा आपको। ठीक है ना।
फिर आपको ये कहीं ना कहीं डीपीएसपी में भी मिलेगा। ओके। फिर इसके बेसिस पे आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बेसिस पे आपके पास कुछ बॉडीज भी दी हुई हैं जैसे कि नालसा। उसके नीचे फिर ऑब्वियसली सालसा होगी, स्टेट। और उसके नीचे हो जाएगी आपकी क्या, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सालसा। ठीक है। सो ना, सो आप समझ सकते हो कि यार दिस इज नॉट जस्ट वेरी स्मॉल थिंग। अच्छा, वाई आर लीगल एड और लीगैलिटी इंपॉर्टेंट? क्योंकि भाई अच्छा, प्रियम्बल में भी हम क्या पढ़कर आए हैं? प्रियम्बल में भी एक ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रियम्बल इज जस्टिस। ठीक है। इफ आई गो बैक टू प्रियम्बल, तो प्रियम्बल के तीन पार्ट्स हैं। ठीक है। सो इफ इफ वी टॉक अबाउट प्रियम्बल, तो अगर आपको याद हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. So we have what? SSSDR. ठीक है। सोशलिस्ट, सोवरन, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, दीज टू आर 42nd अमेंडमेंट। ठीक है। और उसके बाद डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ये क्या बता रही है बेसिकली? ये तो ये बता रही है ना कि भाई नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, कि इंडियन स्टेट हमारा कैसा दिखता है, कैसा होगा, फीचर्स क्या है उसके। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होती है वो होती है एंड टू सिक्योर ऑल ऑफ इट्स सिटीजन। पहली ही चीज वो बोलता है जस्टिस। और थ्री टाइप्स ऑफ जस्टिस: सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है। सेकेंड इज योर लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर आप एक्सप्रेशन पर याद करो तो आपको ये याद होगा कि आर्टिकल 19 में भी ऐसा कुछ है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है। सॉरी। सो दिस इज योर लिबर्टी। देन वी हैव इक्वालिटी, status and opportunity. Two types of equality: status and opportunity. And fraternity. ठीक है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी यहीं पर आता है। fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of nation। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड एस्पेक्ट है प्रियम्बल का, जो थर्ड पार्ट आता है वो क्या आता है? इन आर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जब डेट ऑफ अडॉप्शन वो बताता है, क्या डेट ऑफ अडॉप्शन बताता है? 26 नवंबर 1949। do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. This is your preamble। ठीक है। अब उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है जस्टिस, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो प्रियम्बल हमें रिप्रेजेंट करता है वो क्या करता है? जस्टिस। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रियम्बल से, प्रियम्बल को हल्के में मत लेना। अगर मैं यही एक सिंपल सा एमसीक्यू बना दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल, आप उसी में घूम जाओगे। ठीक है। तो एक बार प्रियम्बल को ठीक से पढ़ लेना। ठीक है। और उसमें ऑप्शंस ऐसे नहीं आएंगे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, सोशलिज्म, ऐसा नहीं आएगा। कैसा आएगा? सोशो इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है। सोशो इकोनॉमिक जस्टिस। ओके। एक ऑप्शन आ जाएगा आपका क्या? एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन या फिर लिबर्टी ऑफ बिलीफ। ठीक है। लिबर्टी ऑफ वर्शिप, ऐसे। ठीक है। उसके बाद आपका एक आ सकता है क्या? ठीक है। अभी याद रखना, इक्वालिटी भी सिर्फ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, तो अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल कास्ट नहीं लिखा है उसमें। ओके। हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ, फिर वो ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बताएगा, फिर
फिर वो बताएगा कि हाँ यार इन इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते, दैट इज अनदर थिंग। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर फ्री लीगल एड पर हम आते हैं, बैक टू फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड इज ऑल्सो इन न्यूज क्योंकि प्रिजन इनमेट्स की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि देखो यार, प्रियम्बल से लेकर फंडामेंटल राइट्स में आपको दिख जाएगा, आर्टिकल 14 इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर हम आर्टिकल 14 की ही बात करते हैं अगर, तो उसमें भी हमें क्या मिलेगा? देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, आर्टिकल 14 अपने आप में ही दो कॉन्सेप्ट बताता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ ऑफ लॉ लिख दिया मैंने, बिफोर ऐसे लिख रही हूँ मैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है कि अगर ट्रेन की चेन खींचने का आपको 1,000 रुपए का जुर्माना है, तो फिर वो सबके लिए है। इट डज नॉट मैटर्स कि आप ट्रेन की चेन जनरल क्लास में खींच रहे हो या फिर फर्स्ट एसी में बैठ के खींच रहे हो। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ आपकी हर जगह आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दिस इज अ मोर रिफाइंड कंसेप्ट। ये यूके से आया है, क्रूड कंसेप्ट। एंड इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज योर अमेरिकन कंसेप्ट। इसमें ये चीज है कि मान लेते हैं कि किसी ने चेन किसी और ने खींची है और वो भाग गया। ठीक है, एंड यू आर फॉल्सली अक्यूज कि भाई तुमने चेन खींची है, अब तुम्हें 1,000 रुपए देने हैं। ठीक है, 1,000 रुपए क्या देने हैं आपको? 1 महीने की 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट होगी आपको। नाउ देयर आर टू थिंग्स। पहली चीज तो ये कि आप अपने आप को बचा ही नहीं पाए, आप जनरल बोगी में चलने वाले इंसान थे, नो ऑफेंस। लेकिन 1,000 रुपए यार, 1,000 रुपए होते तो फिर मैं सेकंड क्लास एसी की ही नहीं टिकट ले लेता। समझ रहे हो? सो नाउ थिंग हियर इज कि भाई आई कैन नॉट गिव दैट काइंड ऑफ मनी। सो आपको कहा गया कि आप 1 महीने का आपका इम्प्रिजनमेंट तो लगेगा बॉस, जस्ट बिकॉज यू कुड नॉट अफोर्ड अ लॉयर। कि यार, कि भाई 1,000 के जुर्माने के चक्कर में मैं 10,000 का लॉयर खरीदूं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो फिर आपने क्या कर दिया? आप जेल चले गए, आपने जुर्माना भर दिया। बट ऑन दी अदर हैंड, इफ यू वर रिच, तो आपको कहा जाता है कि आपको 1 महीने की जेल होगी, और आप क्या कहते हैं कि भाई दिस इज माई लॉयर, टॉक टू हिम। एंड दैट लॉयर इज सम टॉप फर्म लॉयर। ठीक है, वो जज को भी जानता है, आप बेसिकली बच जाते हो। यू वर फॉल्सली अक्यूज्ड एंड यू वर एबल टू कम क्लीन फ्रॉम कम क्लीन। आपको 1 महीने की जेल नहीं होती है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि यार, लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन तो नहीं मिल पा रहा है ना। देयर आर पीपल हु are even exploiting the loopholes of the justice system, and while others are being falsely accused, या फिर there are people who are just going to jail so that they can earn some money। ये भी हो रहा है, ठीक है ना, टेकिंग द ब्लेम। तो वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यार, फ्री लीगल एड तो इम्पोर्टेंट है, जिससे कि यार एक सोशल जस्टिस का कंसेप्ट आता है विद रेफरेंस टू फ्री लीगल एड। नाउ प्रिजनर्स के साथ क्या चीज है? इंडिया एज अ सोशलिस्ट नेशन। सोशलिस्ट नेशन का क्या मतलब होता है कि यार इंडिया, द स्टेट विल स्ट्राइव टू बिकम अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट, तो वेलफेयर में तो सभी आएंगे ना, प्रिजनर्स भी आएंगे। तो दैट इज वेयर द फ्री लीगल एड वाला पार्ट कम्स इन। ठीक है। सो फ्री लीगल एड में क्या चीज है कि आपको देखना होगा कि यार, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि प्लीज स्ट्रेंथन दी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, ऑल दिस, नालसा, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नेशनल, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये सारे तीनों जो हैं आपके, नेशनल वाला दिल्ली में है, स्टेट वाला स्टेट की कैपिटल में रहेगा, और डिस्ट्रिक्ट वाला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहेगा। ठीक है, इन सब चीजों को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। दिस इज द फर्स्ट रिकमेंडेशन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। ओके, देन दे हैव सेड कि भाई आपको क्या करना चाहिए कि यू नीड टू इंस्पेक्ट एंड ऑडिट द वर्क ऑफ लीगल एड काउंसिल्स। लीगल एड काउंसिल मतलब कि सरकार की तरफ से जो वकील दिया जाता है आपका केस लड़ने के लिए, उनका काम भी तो देखो कि वो काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहीं वो पैसा तो नहीं मांग रहे तुमसे कि भाई तुम अलग से पैसा दोगे तभी केस लड़ूंगा। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। ठीक है, आर्टिकल 21 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विद दिस रिगार्ड। व्हाई? बिकॉज आर्टिकल 21 व्हाट से, सिंपल सी बात है, आर्टिकल 21 इज दी बेसिकली दी बेसिकली लाइक लम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये मैं कह रही हूँ और कहीं नहीं लिखा हुआ है ये। ठीक है,
बेसिकली क्या है कि इट इज राइट टू लाइफ। अब ये राइट टू लाइफ के चक्कर में ना, इट इज वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन द होल कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि यार ये बहुत ही वेट चीज है कि आप लाइफ को डिफाइन कैसे कर रहे हो। इज जस्ट ब्रीदिंग लाइफ, और लाइफ इज बियॉन्ड दैट। डिग्निटी वाला कॉन्सेप्ट आया मेनका गांधी केस से, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे 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 करके इसका कंसेप्ट बढ़ते ही गया। 21 आर्टिकल 21 अपने आप में एक पूरा लेक्चर है। बट हेयर, इन शॉर्ट, आर्टिकल 21 में फ्री लीगल एड आ सकता है। व्हाई? बिकॉज प्रिजनर्स आल्सो हैव राइट टू लाइफ, एंड इफ दे आर नॉट गिवन प्रॉपर लीगल एड, उस केस में क्या होगा? लाइफ जो है उनकी खराब हो जाएगी। पॉइंट सिंपल सी बात ये है, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी चली जाएगी। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है ना। अभी यार उनका केस ही लड़ा नहीं किसी ने ठीक से, तो फिर क्या हो जाएगा उसकी वजह से? they are getting deprived of the liberty, that basic liberty that's required. Okay, so that is their article 21। फिर अभी हम देख कर आए थे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से क्या क्या आया है? 39, 39A, फिर 43A एंड 43B। उसमें से 39A भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है, और उसमें से 39A कहता गया एग्जैक्टली, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली नालसा, सालसा एंड नालसा आर देयर। दे आर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, दे आर देयर। ओके, नाउ एक चीज और याद रखना। जो अभी हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है, BNSS, ठीक है। तो BNSS ने क्या कहा है? BNSS का आर्टिकल 3, सेक्शन 341 भी ये चीज कहता है। अब देखो यार, IPC CRPC तो तुम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं होगा, बट ये काइंड ऑफ थोड़ा सा अभी नया है, रिलेटिवली न्यू है। तो आप एक बार थोड़ा सा याद रखना, 3, 4 एंड 1। ठीक है। ओके। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार ये जो लीगल एड आपको मिलती है ना, ये किसके एक्सपेंस में मिलती है? डज दिस लीगल एड कम्स एट सेंटर्स एक्सपेंस? क्या आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब सीधी सी बात है कि अगर कोई वकील आपका केस लड़ रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं से तो पैसे ले रहा होगा ना। फ्री में तो कुछ नहीं होता भाई। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि उसको पैसे दे कौन रहा है? तो उसको पैसे देती है स्टेट। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है। अब अगर पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, और तो आपका लीगल एड का जो प्रोविजन है वो स्पेशली फॉर अक्यूज्ड, दैट कम्स एट स्टेट्स एक्सपेंस इन सर्टेन केसेस। ठीक है। क्लियर नाउ? ठीक है। सो ये आपका क्या है? दे आर सर्टेन, दिस इज अबाउट योर लीगल एड। लीगल एड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, तो उसको थोड़ा सा हमें वैसे कवर करना पड़ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बार आप अटेम्प्ट करके देख लो। MK रजनीकांत सिंह एंड अदर्स, ये स्पेलिंग सही लिखी हुई है मैंने, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू: A environmental issue, B fundamental rights, C both, D none। ओके, अगेन इट इज इन न्यूज। ठीक है। एंड ये न्यूज में है क्यों? बेसिकली इट इज इन न्यूज बिकॉज, सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बोथ। ठीक है। एंड दैट इज व्हाई आई मेंशन आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा देती हूँ मैं। ठीक है। पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पहली बात तो ये है कि बेसिकली केस क्या है। केस ये है कि भाई, इसमें हमने ये बात कही है कि यार, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ओके। अच्छा, सबसे पहली बात समझो। व्हाट हैपेंस इज, आप देखोगे कि एवरी सिटी हैज अ पॉश एरिया। ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉश एरिया? अगर मैं ये कह रही हूँ कि इस पर्टिकुलर जगह जगह जो है वो पॉश एरिया है, पॉश एरिया मतलब है कि यार वहाँ पे प्रॉपर्टी जो प्राइसेस है वो हाई है, एंड देयर आर
देयर आर पीपल ऑफ सर्टेन इनकम ग्रुप्स दैट आर लिविंग देयर, बेसिकली रिच पीपल। और वैसे ही एक जगह होती है जिसको आप कहते हो स्लम एरिया, हर जगह का एक, हर शहर का अपना एक स्लम एरिया होता है, ठीक है। वहां पे कौन लोग रह रहे हैं? पीपल ऑफ लोअर इनकम ग्रुप्स। तो आप ये देख सकते हो कि यार पीपल ऑफ लोअर इनकम ग्रुप्स एंड पीपल ऑफ अपर, मतलब आप देख सकते हो कि यार सोसाइटी में देयर इज ऑलवेज अ, आपका ये धीरे धीरे करके हो ही जाता है, चेंजेस आ ही जाते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, व्हाई डज दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, इज बिकॉज आप देखोगे कि पॉश एरिया में क्या होगा, कि आपका पानी भी सही आएगा, आपकी लाइट भी सही आएगी, वहां पे पेड़ भी होंगे, ओके, वहां पे सब कुछ होगा। बट स्लम एरिया में पानी भी गंदा होगा, सब कुछ होगा। इससे हमें ये भी समझ में आता है कि इन केस ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज मतलब मान लेते हैं किसी दिन किसी सीजन में बहुत ज्यादा बारिश हो गई, जैसे कि अभी आप देख रहे हो केरला में लैंडस्लाइड आया था, एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ था, फ्लैश फ्लड्स आ गए थे। हु आर द पीपल हु डाइड? अगर आप ध्यान दोगे उनकी अगर प्रोफाइलिंग करी जाए तो देवर लेबरर्स दैट वर वर्किंग, देवर प्लांटेशन वर्कर्स दैट वर वर्किंग, जो भी आपके सराउंडिंग प्लांटेशन है। वायनाड लैंडस्लाइड अपने आप में इज अ मिक्स ऑफ एनवायरमेंटल इशू मिक्स विद ज्योग्राफी, वो हम ज्योग्राफी क्लास में पढ़ लेंगे थोड़ा सा, उतना वैसे मैं गहराई में आपको पढ़ा नहीं पाऊंगी, बट ठीक है, एक ही देख लेंगे। पॉइंट ये है कि यार मरा कौन एट द एंड ऑफ द डे? लेबरर्स, प्लांटेशन वर्कर्स, दे वर द वन हु डाइड। नाउ बिकॉज दे वर द वंस हु डाइड, आपको ये समझना होगा कि यार कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज इज रिलेटेड टू योर राइट टू लाइफ, ठीक है। अगेन आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 से वो रिलेटेड है, राइट टू लाइफ से रिलेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एम के रंजीत सिंह एंड अदर्स इज अ वेरी वेरी ग्रेट केस अमंग इटसेल्फ, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और एनवायरनमेंट, बेसिकली पॉलिटी और एनवायरनमेंट दोनों को मिक्स कर रहा है, बोथ, ओके। आर्टिकल 21 के हिसाब से रेलेवेंट है, एंड इट गोज बियॉन्ड द पैरामीटर ऑफ पॉलिटी, क्लियर? दैट इज वन थिंग। नाउ अगर हम आर्टिकल 21 की थोड़ी सी बात कर लें, ठीक है। अब आर्टिकल 21 की हम एग्जैक्टली इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आर्टिकल 21 में काफी सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, दैट इज वन थिंग, ठीक है। नाउ दो राइट्स देता है, लाइफ का और लिबर्टी का, ठीक है। नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आई स्टेटेड इट एज लंग्स, बट इट इज द हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और ये किसने कहा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। नाउ थिंग इज कि इसमें क्या चीज है ना, कि पहली बात तो ये है, एग्जैक्टली वर्डिंग क्या है इसकी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि यार ये जो है ना स्टेट के अगेंस्ट दिया गया है, ओके। आपको पता होगा कि आपको अगर आपने थोड़ी सी पॉलिटिक्स कहीं से भी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स के लिए क्या कहते हैं, दे आर नेगेटिव इन नेचर। नेगेटिव इन नेचर क्यों है? नेगेटिव इन नेचर है क्योंकि आप देखोगे नो स्टेट, स्टेट शैल नॉट, ये लिखा होता है, ठीक है। स्टेट शैल नॉट डू दिस, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ। तो यार जहां पर ये बता दिया कि ये स्टेट नहीं कर सकती, तो वो क्या करेगा, उसको फंडामेंट, उसको नेगेटिव इन नेचर बना देगा, ओके। सो आर्टिकल 21 जो है आपका एक तरीके से अगेंस्ट द स्टेट यहाँ पर आता है। अच्छा, स्टेट एग्जैक्टली क्या है वो कहाँ डिफाइंड है आपका? आर्टिकल 12 में, ठीक है। स्टेट शैल नॉट मेक अ लॉ, लॉ कहाँ डिफाइंड है? आर्टिकल 13 में। और फंडामेंटल राइट्स कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? 14 से स्टार्ट हो जाता है, 21 पे आकर हार्ट आ जाता है, ठीक है। नाउ इसमें होता क्या है कि यार देखो, जो मैंने अभी आपको लाइन बताई, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यार प्रोसीजर अगर एस्टैब्लिश कर दिया है,
तो इसका तो ये मतलब है ना कि अगर इस प्रोसीजर में ये लिखा है कि यार, इसका क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर प्रोसीजर दिया हुआ है किताब में, यही तो मतलब है ना। अब होता ये है कि एक हमारे बंदे होते हैं ए के गोपालन, और ये नेता होते हैं, कम्युनिस्ट नेता होते हैं, और इनको ना प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल देते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको इसीलिए भी मेंशन कर रही हूँ कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी आपको पढ़ाऊंगी, इट इज इन न्यूज एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रेफरेंस टू प्रिजन रिफॉर्म्स। सो इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल देते हैं। अगर आपको पता हो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिटेंशन, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव है जब आपने हरकत कर दी है, आपने चोरी कर दी है, देन इट इज प्यूनिटिव डिटेंशन, कि आप ऑलरेडी चोरी कर चुके हो। प्रिवेंटिव इज कि आप चोरी कर सकते हो ऐसा हमें लग रहा है, और इलेक्शन हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार ये कहीं नेताजी के घर में घुस के चोरी ना कर दे, तो आपको क्या करेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन में डालेंगे। आप देखोगे कि जब भी कहीं पर इलेक्शन होते हैं तो जितने भी हिस्ट्री शीटर्स होते हैं, हिस्ट्री शीटर्स जो वो लोग होते हैं जो रिपीटेड ऑफेंस करते हैं, जितने भी हिस्ट्री शीटर्स होते हैं उनको डिटेंशन में डाल देते हैं, उनको डिटेन कर लेते हैं। ठीक है। सो दैट हैपेंस। ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि जस्ट बिकॉज वी हैव अ सस्पिशन दैट यू कैन डू समथिंग, वी आर गोइंग टू डिटेन यू। सो दिस इज योर प्रिवेंटिव डिटेंशन। नाउ अगर ये प्रोसीजर स्टैब्लिश हो गया है और मान लेते हैं कि स्टेट को लग रहा है कि ये बंदा कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन करेंगे उसकी, क्योंकि भाई कोई एविडेंस और कोई प्रूफ तो है नहीं कि आप उसको कोर्ट में लेकर जाओगे, आपने तो उसको सिर्फ डिटेन करा है ना। डिटेन का क्या मतलब है कि पुलिस चौकी में बैठा रखा है, अभी वो गया नहीं है कोर्ट में और वो जाएगा भी नहीं। ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, ओनली टू पीपल आर वर्किंग, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है, एग्जीक्यूटिव उसको फॉलो कर रहा है, उसका प्रोसीजर जो उस लॉ ने स्टैब्लिश करा है। जुडिशरी तो है ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो अब जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी को अगर हम सिर्फ यहीं पर यहाँ तक ही रखेंगे कि यार तुम एक काम करो, बस ये देखते रहो कि ये प्रोसीजर आपका सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इस इससे आपने क्या करा, इससे जुडिशरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव पे चेक रख सकती है कि अगर प्रोसीजर में लिखा है कि ए के गोपालन जी को पिटाई नहीं पड़नी चाहिए, तो बस जुडिशरी यही देख सकती है कि भाई गोपालन जी को कोई मारे ना। ठीक है। लेकिन ए के गोपालन को हमने अंदर ही क्यों करा, हमने उनको जेल ही क्यों करी, इस बारे में जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती है। ऑलराइट। सो ए के गोपालन केस में क्या हुआ कि जुडिशरी could establish a check on procedure established by law, but not nothing beyond it. Okay. अब उसके आगे क्या आता है, मेनका गांधी केस। सो मेनका गांधी केस में क्या, सो वी हैव दिस फंडामेंटल राइट्स एंड एनवायरमेंटल इश्यूज बोथ, यहाँ पर थे हम। हाँ। सो जुडिशरी ने ये कहा कि यार देखो ऐसे नहीं होता है। अभी क्या होता है कि इसके बाद आती है मेनका गांधी। मेनका गांधी वॉज द डॉटर इन लॉ ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है। एंड विडो ऑफ श्री संजय गांधी जी। ना, मेनका गांधी क्या होती है, इन ये कह रही थी कि ठीक है यार अब आई एम गोइंग फॉर अ ट्रिप अब्रॉड, तो उनको रोक लेते हैं कि आप नहीं जा सकते। तो पासपोर्ट ऑफिसर कम्स एंड टेक्स अवे मिसेस गांधी पासपोर्ट। ठीक है, कि अब आप नहीं जा सकते हो। तो उस केस में मेनका गांधी जी ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करा कि भाई आप प्रोसीजर, चलो ठीक है, पासपोर्ट ऑफिसर ने क्या कहा, पासपोर्ट ऑफिसर वॉज द एग्जीक्यूटिव वाला बंदा, उसने बोला कि भाई हमें ये कहा गया था कि पासपोर्ट ले लो, तो मैंने ले लिया। लेकिन क्यों लिया, मेनका गांधी जी ने कहा कि क्या सिर्फ सांस लेना और जिंदा रहना ही आपका लाइफ का पार्ट बन सकता है, मतलब क्या बेसिक डिग्निटी इज नॉट द पार्ट ऑफ लाइफ। तो वहां से क्या हो गया कि आर्टिकल 21 का स्कोप जो है वो ब्रॉडन हो गया। जुडिशरी ने बोला कि नहीं यार, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ तो ठीक है, लेकिन नाउ वी विल आल्सो प्रैक्टिस वन थिंग दैट इज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बिना तो आपका काम नहीं हो सकता है। ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लॉज। इसके अलावा तो और भी जजमेंट हैं, जैसे कि आपका म्यूलिन, फ्रांसिस कोराली म्यूलिन। ठीक है। देन वी हैव ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल एंड उनी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश।
ठीक है। बट जो हमारे दो लैंडमार्क जजमेंट हम जिनको कहते हैं वो है ए के गोपालन जजमेंट एंड मेनका गांधी जजमेंट। तो आर्टिकल 21 आई गेस थोड़ा सा बहुत मतलब थोड़ा क्या काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करके आपको बता दिया। ठीक है। नाउ दिस इज योर दिस इज अबाउट योर आर्टिकल 21। नाउ अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार वाई आर एम आई पुटिंग सो मच, बेसिकली इतना क्यों मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रही हूँ ऑन केसेस, इज बिकॉज इट इज वेरी फैक्चुअल। केसेस एक ऐसी चीज है जो कि फैक्चुअल है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको सिर्फ बता ही सकती हूँ कि भाई ये पर्टिकुलर केस है जो कि इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है। ठीक है, दैट इज व्हाई आई पुट केसेस, कि अगर इसमें से एक केस भी फंस जाता है तो आई गेस इट इज वेरी वेल फॉर अस। ओके। नाउ ऑलराइट। सो अब इसके बाद हमें जो बात करनी है वो बात करनी है जशीला शाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस is related to which of the following? Preventive detention, fundamental duties, court of inquiry, none of the above. You have 30 seconds to answer this question. Okay. So, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सबसे पहले ए। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। नाउ प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या काम है? सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई डोंट थिंक इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज रिक्वायर्ड। हमने इससे रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट भी देख लिया, दैट इज योर ए के गोपालन केस। ओके। अच्छा, इसके अलावा एक और जजमेंट है जो कि इससे रिलेटेड है, जो कि हमारा दिया हुआ है शिब्बल लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और एक जजमेंट तो हमारा ये वाला जो है वो तो न्यूज में ही है, जशीला शाजी वर्सेस यूनियन, ये 2024 का केस है। ठीक है। तो दिस इज 2024 जजमेंट विच इज देयर। ओके। ये एप्रीहेंशन है। नाउ अच्छा, अब अगर हम बात कर ले कि यार प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं विद रेफरेंस टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर गिवन अंडर आर्टिकल 22। भाई 21 में हमने क्या बात करी है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 22 में हम क्या बात करते हैं? डिटेंशन की बात करेंगे ऑब्वियसली। आर्टिकल 20 में क्या बात करते हैं? सो आर्टिकल 20 में हम बात करते हैं राइट अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है। तो अब बहुत ही आप समझो, एक तरीके से बहुत ही सिंपल है यार, 20, 21, 22। ठीक है। ये ये जेल जाने से पहले का है। जब आपसे जज पूछ रहा है कि क्या तुमने ये गुनाह किया है, पहली बात तो है कि तुम ये नहीं कह सकते कि हाँ मैंने करा है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है। ठीक है। फिर दूसरा है कि पिछले पिछले मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यार तुम्हें तुमने पंजाब में गुनाह करा है और तुम्हें चंडीगढ़ के हाईकोर्ट में लेकर आए हैं, तो पंजाब पंजाब की अलग सुनवाई हुई है और हरियाणा की अलग सुनवाई हुई है। ऐसा भी नहीं होगा, जब डबल जियोप्रॉडी नहीं हो सकता। ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई आपकी। ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन डबल जियोप्रॉडी है बेसिकली, प्रोसिक्यूटेड फॉर सेम ऑफेंस ट्वाइस, दैट कैन नॉट बी देयर। ठीक है। एंड उसके अलावा आपने जो चीज अपराध किया है वो कब किया है ये भी मैटर करता है। और इसी का यही वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम हो रही है बीएनएसएस वगैरह को इम्प्लीमेंट करने में। क्यों? क्योंकि भाई बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया। अब इसमें हो क्या रहा है कि यार जिन लोगों ने मान लेते हैं मर्डर कर, ये आया 2023 में आया है। ठीक है। अब मर्डर मान लेते हैं किसी बंदे ने करा है 2022 में, और उस मर्डरर को पकड़ते पकड़ते 2023 हो गया। तो अब समझ ही नहीं आ रहा है पुलिस को कि यार पुलिस चार्जशीट जो है वो आईपीसी के धारा के हिसाब से बनाए या फिर आपका बीएनएस बीएनएसएस सीआरपीसी लगाए, कि बीएनएस बीएनएसएस लगाए। ठीक है। तो इसकी वजह से भी एक क्लैश हो रहा है इन अमंग दी स्टेट पुलिस, कि हाउ टू कन्विक्ट अ क्रिमिनल। हम चार्जशीट में क्या लिखें, हम जज को बताएं क्या जाकर कि किस धारा के अंदर हम इसको लेकर आए हैं। आपको समझ में आ रही है बात? ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम बताई जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस पे इस पर एक पूरा आर्टिकल भी आया था। नाउ आर्टिकल 20 में बेसिकली क्या है कि यार आपको जेल हो गई, होने से पहले की बात हो रही है। ठीक है।
आर्टिकल 21 में सबका ध्यान रखा जाता है, ये सबका साथ सबका विकास वाला प्रोविजन है। आप प्रिजनर हो तब भी आप आर्टिकल 21 के अंडर कवर हो गए, नहीं हो नॉन प्रिजनर हो तब भी आपको आर्टिकल 21 के मतलब इट इज 21 तो अपने आप में एक्सेप्शन है। 22 ये है कि आपने गुनाह कर दिया, ठीक है, उसके बाद क्या, प्रिवेंटिव ये डिटेंशन की बात करता है, ठीक है। एक मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ, लेट अस से यू कमिटेड अ क्राइम, ठीक है, यू कमिटेड अ क्राइम। तो सबसे पहले आपको पुलिस जो है वो लेकर जाएगी। तो जब तक आप पुलिस के साथ हो तो वो क्या रहेगा, पुलिस कस्टडी। अच्छा, अब क्या होता है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको क्या करना है, मजिस्ट्रेट को दिखाना है कि भाई ये हमने बंदा पकड़ा है, ठीक है, ओके। सो 24 आवर्स के सामने सामने आपको मजिस्ट्रेट को दिखाना है। उसके बाद यू हैव सर्टेन टाइम टू इन्वेस्टिगेट। तो जब तक आप इन्वेस्टिगेट करते हो, ठीक है, तब तक क्या होता है, ये आपका जुडिशियल उसमें रहता है। अगर आपको 2 मंथ्स का टाइम दिया है, अगर आपने 2 मंथ के अंदर अंदर चार्जशीट बनाकर नहीं करा गया, तो आपको क्या मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी। बेल अपने आप में 4 तरीके की होती है, इस पर बात करेंगे। अदरवाइज आपको जेल हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके काम होता है। पुलिस कस्टडी देन जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी में पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट, ठीक है, वो 15 दिन का टाइम भी ले सकती है। उस केस में आप कहाँ रहोगे, आप पुलिस स्टेशन में रहोगे। पुलिस स्टेशन में आपने देखा होगा सीरियल्स में क्या होता है कि इंस्पेक्टर साहब अपना काम कर रहे हैं और आप जेल के अंदर हो, दैट इज पुलिस स्टेशन में आपको रखा हुआ है। और जुडिशियल कस्टडी में आप जाते हो जेल में, ठीक है। उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि आपको बेल मिलती है या नहीं, ठीक है। सो दिस इज देयर। आर्टिकल 20 इज अबाउट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, आर्टिकल 22 इज अबाउट डिटेंशन, ठीक है। सो आर्टिकल 22 के भी काफी सारे सब पार्ट्स हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है आपका 21(1) सब क्लॉज 2। फिर 3 4 नहीं है, सॉरी 3 नहीं है, फिर 4 है और 5। 22 आर्टिकल 1 जो है वो ए के गोपालन के केस में आया था, सब क्लॉज 1 में, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि भाई आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल क्यों रहे हैं, कर अरेस्ट ग्राउंड बताना है। लेकिन इसका भी एक कैच है, इफ अगर वो नेशनल सिक्योरिटी वगैरह को थ्रेटन कर रहा है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। सब क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है, और एनीथिंग दैट इज बियॉन्ड मजिस्ट्रेट्स अप्रूवल, सॉरी अगेन। सब क्लॉज 4 विल टॉक अबाउट बियॉन्ड 3 मंथ्स का डिटेंशन, ठीक है। उसके लिए आपका एक एडवाइजरी बोर्ड बैठता है, ठीक है। एडवाइजरी बोर्ड के आप कंपोजिशन देख लो, रिटायर्ड जजेस एंड ब्यूरोक्रेट्स आपके बैठते हैं, जो कि गवर्नमेंट ही सिलेक्ट करती है। मैथ इज फिक्स्ड बेसिकली। प्रिवेंटिव डिटेंशन में फंस जाओगे अगर आप, तो आप फंस ही जाओगे, ठीक है। एंड देन लास्ट इज योर आर्टिकल 22 सब क्लॉज 5, विच इज कि आपको क्या करना है, दिस इज वेयर यू कैन डू इज कॉन्टेस्ट योर डिटेंशन ऑर्डर, कि भाई मेरे को क्यों डिटेन कर रखा है, मैं थोड़ी ना कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज वेयर यू कॉन्टेस्ट योर डिटेंशन ऑर्डर, बेसिकली चैलेंज इट, ओके। सो ग्राउंड्स क्या है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फॉरेन अफेयर्स, पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस, ये वाले आपके कुछ कुछ ग्राउंड्स हैं, ठीक है। सो दिस इज योर आर्टिकल 22, दैट इज इंपॉर्टेंट। जशीला शादी केस आप याद रखना क्योंकि इट इज ए न्यूज। नाउ ये हमारा आ गया बेल प्रोविजंस, ठीक है। नेक्स्ट ही क्वेश्चन था, सो टेम्पररी बेल granted before hearing is known as interim bail, regular bail, anticipatory bail, default bail. You have 30 seconds. Please go ahead. All right.
तो व्हेन वी टॉक अबाउट बेल्स, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि इट इज अ न्यूज, दैट इज व्हाई वी आर स्टडिंग इट। ओके। देखो रेगुलर बेल क्या होती है? रेगुलर बेल ये होती है कि भाई जिसको हमने पुलिस कस्टडी में रखा हुआ है या फिर जिसको अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, पुलिस कस्टडी में रखा हुआ है या फिर हमने अरेस्ट कर लिया है, और कोर्ट कहते हैं कि भाई आपने चार्जशीट तो कुछ बनाई नहीं, आपको 15 दिन दिए गए थे इन्वेस्टिगेट करने के, अब आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपका बेल मिल जाती है बंदे को। ठीक है। या तो जेल होगी या तो बेल होगी, मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो दैट इज योर रेगुलर बेल। ठीक है। एंटिसिपेटरी बेल जो है वो क्या है, कि मुझे पता है कि तुम भाग जाओगे। ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुमने ही मर्डर किया है और तुम्हें पता है कि अब मैं पकड़ा जाने वाला हूँ, मुझे तुम पर शक है, लेकिन मुझे भी प्रूफ नहीं मिल पा रहा है कि मैं तुम्हें जाकर मतलब क्या कर लूँ, अरेस्ट कर लूँ, ये वाली चीज। ठीक है। नाउ थिंग इज कि यू नो कि यू विल बी अरेस्टेड सून, तो आप क्या करो कि बिफोर आपका पहले आपका अरेस्ट हो उससे पहले ही आप बेल के लिए अप्लाई कर दो, बेसिकली आप प्री अरेस्ट बेल, बिकॉज यू फियर अरेस्ट। ठीक है। तो दैट इज योर एंटिसिपेटरी बेल, कि भाई आगे जाके मुझे अरेस्ट करा जाएगा, इसीलिए मैं अभी से बेल के लिए दाखिल कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे अरेस्ट कर लेंगे, तो एंटिसिपेटरी बेल वो चीज हो जाती है। ठीक है। देन वी हैव योर इंटरिम बेल। इंटरिम बेल का क्या होता है कि एक ना शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन दिया जाता है। ठीक है। एक शॉर्ट टर्म आपका प्रोटेक्शन दिया जाता है बिफोर द बेल इज ग्रांटेड। ठीक है। एंड देन इट इज योर डिफॉल्ट बेल। तो डिफॉल्ट बेल क्या होती है कि यार इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, 15 दिन का टाइम था, आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ही नहीं हो पाया, तो आपको क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। सो जब मैं ये कह रही हूँ कि टेम्पररी बेल दैट इज ग्रांटेड बिफोर हियरिंग, दिस इज योर इंटरिम बेल। ओके। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं अपना किस चीज पर, सिटीजनशिप पर। सिटीजनशिप इज इन न्यूज। ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूज में आ चुकी है सिटीजनशिप। और क्यों है ये न्यूज में? फॉर मेनी रीजंस। अभी तो बांग्लादेश का ही बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, उस चक्कर में भी है, और उसके अलावा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक स्टेटमेंट जाहिर कर दी है कि भाई जब हमने डिटरमाइन कर लिया है कि ये सारे बंदे रेफ्यूजीज हैं, तो इनको हमने क्यों रखा हुआ है, मतलब बेसिकली हमने इनको डिटेंशन फैसिलिटीज में क्यों रखा गया है, वाई आर वी नॉट बेसिकली आस्किंग देम, मतलब वाई आर वी नॉट ट्रांसफरिंग देम टू बांग्लादेश। ठीक है। वाई आर दे लिविंग इन डिटेंशन सेंटर्स? अच्छा, पॉइंट ये है कि डिटेंशन सेंटर्स में रहने से क्या है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि वो डिटेंशन सेंटर्स में जेल की तरह रह रहे हैं। बेसिकली स्टेट हैज बीन गिविंग, स्टेट का क्या है कि यार स्टेट का बहुत सारा रिसोर्सेज जो है उन डिटेंशन सेंटर्स को मेंटेन करने में जा रहा है। सो डिटेंशन सेंटर्स कम, दे आर लाइक लोकेलिटी। ठीक है। सो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्या मुहूर्त का वेट कर रहे हैं, एंड दैट इज द रियल वर्ड्स। मैं ऐसा कह नहीं रही हूँ, आई एम नॉट ट्रांसलेटिंग एनीथिंग, दिस सेड दैट कि इज द असम गवर्नमेंट वेटिंग फॉर अ मुहूर्त। ओके। सो इसीलिए आप देखोगे कहीं ना कहीं सिटीजनशिप इज इन न्यूज। अच्छा, हुआ क्या है कि वैलिड सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन 6A जो है वो न्यूज में था, और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एक तरीके से क्या करी गई है, अपहोल्ड करी गई है। ओके। नाउ पहली बात तो ये है कि सिटीजनशिप एक्ट की अगर हम बात करें तो सिटीजनशिप एक्ट, नाउ 5 ways of acquiring citizenship. ओके। बर्थ, डिसेंट,
रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है। डज नॉट प्रोवाइड्स फॉर डुअल सिटीजनशिप, मतलब अगर आपका आपने कहीं और का सिटीजनशिप ले लिया तो आपकी ये वाली चली जाएगी। ठीक है। ओके। नाउ पहले तो ये चीज हो गई। अब क्या होता है कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या करती है कि कुछ आपका अमेंडेशन कर देती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यार जो आपके सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स आते हैं 2024 के, वो क्या है कि यार इफ यू हैव टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मैंने बता दिया बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ये 5 तरीके हैं। अब इसमें ये था कि यार अगर रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप करना चाह रहे हो या नेचुरलाइजेशन के थ्रू आप करना चाह रहे हो, दीज टू प्रोविजंस, इसमें देयर वर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है। पहला क्या, इंडियन ओरिजिन का पर्सन होना चाहिए, ओसीआई, बेसिकली ओसीआई भी हो सकता है, एनआरआई भी हो सकता है। ठीक है। ठीक। देन स्पाउस, मैरिड, या फिर जिसके पेरेंट्स रजिस्टर्ड हो। ठीक। ओके। ओसीआई हो, या फिर ईदर ऑफ द पेरेंट वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। क्लियर। ठीक है। तो अभी यार ये सारी चीजें आपकी है। नाउ एक चीज याद रखना कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 वाला आया था, उसमें क्या था कि इलीगल, वो आया था स्पेसिफिकली फॉर इलीगल माइग्रेंट्स। ठीक है। इलीगल मतलब यार जो कि लीगली नहीं आए हैं यहाँ पे। ओके। तो इसके बारे में आपको सब कुछ पता ही है। ठीक है। इसमें फंसाया कहाँ जा सकता है, फंसाया जा सकता है इनटू टू थिंग्स। पहली चीज ये कि नेचुरलाइजेशन पीरियड क्या है, विच इज 5 इयर्स। वैसे क्या होता है 11 इयर्स, तो पहला एक्सेप्शन ये था। ठीक है। देन उसके अलावा क्या था कि इफ दे आर सेटल्ड इन प्लेसेस विच वर अंडर इनर लाइन परमिट, आईएलपी के अंडर नहीं होना चाहिए। इनर लाइन परमिट में कौन कौन सी प्लेसेस है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड। ठीक है। तो यहाँ पे इफ दे आर देयर, देन आप फिर आप प्रोटेक्शन में नहीं हो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स दैट वर देयर। ओके। नाउ अगर हम ग्राउंड्स ऑफ, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राउंड्स फॉर कैंसिलिंग ओसीआई। अगेन टू टू कीवर्ड्स here, नॉट ग्राउंड, 3 कीवर्ड्स ओसीआई। कैंसिल नहीं कर सकते आप ओसीआई को। ठीक है। नॉट द ग्राउंड मतलब ओसीआई कौन कौन से ग्राउंड्स पे कैंसिल हो सकता है, इसमें से कौन सा ग्राउंड है जिस पर कैंसिल नहीं हो सकता है। ठीक है। पहला है शोइंग डिसअफेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ओके। इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी, इंगेजिंग विद एनिमी ड्यूरिंग वॉर। ठीक है। ये 3 कंडीशंस है आपकी। ठीक है। सो नन ऑफ द अबव होगा या फिर ABCD में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आप बताओ। 30 सेकंड। ये नन ऑफ द अबव है इसका आंसर। ठीक है। इसमें से अगर कोई सा भी आप करोगे तो आपका ओसीआई वाली चीज जो है कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा देयर आर टू ग्राउंड्स दैट आर देयर। पहला ये है कि आपने फ्रॉड के थ्रू रजिस्ट्रेशन करा है। ठीक है। या फिर आपने ओसीआई के लिए रजिस्ट्रेशन करा और 5 साल के ओसीआई के रजिस्ट्रेशन में आपको 2 साल की जेल हो गई, तो आप ओसीआई का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। ओसीआई है क्या, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है। ओके। तो ओसीआई भी अपने आप में न्यूज में था। ठीक है। तो उसमें से बेसिकली ये आपका सारी चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है।
ऑलराइट, नेक्स्ट अप इज, हाँ, ये बताइए, यूसीसी इज ऑलवेज इन न्यूज, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू योर यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया? ए, लेक्स लुकी रिपोर्ट, सेकंड बी एन राव कमिटी, सी स्पेशल मैरिज एक्ट, डी नन ऑफ दीज। ओके, सो इसमें से अगेन नन ऑफ दीज, ठीक है। लेक्स लुकी रिपोर्ट जो थी आपकी, वो भी इट यूज टू टॉक अबाउट, इट इज, दीज ऑल आर रिलेटेड टू दिस। अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट जो है इट इज बेसिकली स्पेसिफिकली फॉर हिंदूज, लेकिन हम यहाँ पर रिलेटेड की बात कर रहे हैं, तो इसको हम रिलेटेड में पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ, ठीक है, यूसीसी दो तीन वजह से न्यूज में था। पहला, उत्तराखंड में लग चुका है, इसीलिए वो आप याद रखना, ठीक है। फर्स्ट स्टेट जहां पर यूसीसी, मतलब फर्स्ट स्टेट विच हैड यूसीसी वाज गोवा, लेकिन फर्स्ट स्टेट विच इम्प्लीमेंटेड यूसीसी इज उत्तराखंड, ठीक है। नाउ, इसके अलावा स्पेशल मैरिज एलेक्स लॉ की रिपोर्ट की अगर हम बात करें, तो इट वाज अबाउट कोडिफाइंग योर इंडियन लॉ, ठीक है। ठीक, रिकमेंड उसने ये कहा था कि यार पर्सनल लॉज को नहीं छूना चाहिए, लेकिन उसने ये कहा था कि यार इंडियन लॉ को कोडिफाई कर देना चाहिए, बेसिकली क्रिमिनल लॉज को कोडिफाई कर देना चाहिए। लेक्स लूसी रिपोर्ट सेड दैट। बीएन राव कमेटी कोडिफाइड हिंदू लॉज, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट ने क्या कर दिया, सिविल मैरिज फॉर पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडियन नेशनल्स इन फॉरेन कंट्रीज इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ठीक है। सो अगेन, ये आपका क्या हो गया, इट इज नॉट रिलेटेड टू यूसीसी। नाउ, यूसीसी से रिलेटेड आपके कुछ तीन केसेस हैं यार, बहुत अच्छे, दो दो बहुत अच्छे हैं, शाह बानो, तीन है, शाह बानो केस, सरला मुग्दल केस एंड शाहीन बानो, ठीक है। बहुत सिंपल है। शाह बानो केस में क्या हुआ था कि भाई, शाह बानो ने कहा कि यार यूसीसी चाहिए, ठीक है। जस्ट लुक एट हिंदू वुमेन, दे, इफ दे गेट डिवोर्स्ड, तो यार उनको मेंटेनेंस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। बट क्योंकि मेरे पर्सनल लॉ में मेंटेनेंस की कोई बात नहीं है, मेरे में कुछ नहीं है, तो मुझे क्या मिल रहा है, मेहर मिल रही है। मतलब उसमें भी, वहां पर भी मेहर का ऑप्शन है, लेकिन मेहर कितनी थी, 25 रुपए, ठीक है। शाह बानो जी जो थी, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी उस टाइम तक, उनके हस्बैंड ने उनको तलाक दे दिया था, वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी। 25 रुपए में कैसे होगा, 25 रुपए बल्क पेमेंट है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो तो फिर कोर्ट ने कहा कि भाई इनको देनी चाहिए मेंटेनेंस। तो इनके हस्बैंड ने कहा कि लेकिन हमारे पर्सनल लॉज में तो मेंटेनेंस का कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। एंड इट इज पर्सनल लॉ के हिसाब से डिवोर्स होंगे, शादी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा कि यार यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए देश में, दिस इज नॉट राइट, ठीक है। बट ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम पर वो आया नहीं, इनफैक्ट उसकी जगह एक पॉलिटिकल स्टॉर्म आ गया एंड इट डिड नॉट एंड वेल। हाउएवर, उसके बाद क्या होता है, सरला मुग्गल केस होता है, दिस इज अ वेरी फनी केस, क्योंकि इसमें होता ये है कि एक बंदा होता है, वो उसकी उसकी वाइफ होती है सरला मुग्गल, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ ब्लू ही डिसाइड्स कि नाउ आई विल बी अ मुस्लिम, सो दैट आई कैन मैरी थ्री थ्री टाइम टू मोर वुमेन। तो सरला मुग्गल केस में सरला मुग्गल ने कहा कि भाई ऐसे कैसे, ही कैन चेंज, बेसिकली ही इज चेंजिंग रिलीजन ओनली टू गेट मैरिड टू टू मोर वुमेन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार तुमने तो, यू बेसिकली मॉक्ड टू रिलीजन एट सेम टाइम, है ना, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, यू कैन नॉट डू दिस। तो वहां पर भी सेम चीज हुई कि यार देखो, दिस इज हाउ लूप होल्स आर क्रिएटेड,
फॉर पीपल हु वांट टू क्रिएट लूपहोल्स। सो उसके लिए हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। देन शाहीन बानो केस और द ट्रिपल तलाक केस, जो कि आपने सुना ही होगा, तो उसमें तो ट्रिपल तलाक को हटा ही दिया था कि यार जस्ट बिकॉज यू आर अ वुमेन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन डज नॉट मीन कि यार योर हस्बैंड कैन जस्ट सिंपली से 3 words in fit of anger and now you are no longer his wife. नाउ यूनिफॉर्म सिविल कोड में सिविल वर्ड का क्या मतलब है? कोड का मतलब तो हमें आ गया, समझ में आ गया कि लॉ से रिलेटेड होता है कोड वर्ड। देयर इज अ पर्टिकुलर कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म समझ आ रहा है। वाई सिविल वर्ड इज यूज्ड? क्योंकि देखो भाई, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ केसेस दैट आर देयर, सिविल एंड क्रिमिनल। अब क्रिमिनल का तो लेक्स लो की रिपोर्ट से ही हमारा चला आ रहा है कि हाँ चलो ठीक है, कोडिफाई कर दिया। लेकिन सिविल में क्या चीज है? सिविल में यही चीजें आती हैं, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ तो क्या ही आएगा, अडॉप्शन। दिस इज सिविल। ठीक है भाई, तुम्हारी जमीन पे कब्जा कर लिया इज नॉट क्रिमिनल, ये सिविल केस हो जाएगा। अगर कब्जा कर लिया इज क्रिमिनल, लेकिन सिविल इज कि बेसिकली अगर वो डिस्प्यूट है, दैट इज सिविल। ठीक है, सो दैट इज देयर। नेशनल यूनिटी के पॉइंट देते हैं यूसीसी बहुत ज्यादा, ये थोड़ा सा याद रखना। Now we are going to talk about reservation because again reservation is in news for many reasons. Okay, अभी रिजर्वेशन न्यूज में क्यों है? पहले तो ये क्वेश्चन, चलो मैं तुम लोगों को आर्टिकल 16 पहले पढ़ा देती हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे एक ही साथ। ओके, आर्टिकल 16 डील्स विद रिजर्वेशन। ठीक है, इट बेसिकली डील्स विद इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सो राइट टू अपॉर्चुनिटी है बेसिकली। अब ऑब्वियसली उसमें हम देखते कौन सा है, रिजर्वेशन वाली चीज। ठीक है, नाउ सब क्लॉज 1 क्या कहता है? सब क्लॉज 1 तो पहले बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, फॉर ऑल सिटीजन। ठीक, सब क्लॉज 2 बात क्या करेगा? ग्राउंड्स, ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, देन सब क्लॉज 3, यहां से आपका क्या बात होना शुरू हो जाएगा? सॉरी, हाँ, यहां से आपकी बात होने लग जाएगी रेजिडेंस। सब क्लॉज 3 विल टॉक अबाउट रेजिडेंस, सब क्लॉज 4 विल टॉक अबाउट रिजर्वेशन। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ पे खत्म नहीं होता है, 4A भी है। ओके, 4A जो है हमारा, आया कहाँ से था? 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ठीक है, कहता क्या है? कहता ये है कि भाई SC ST की बात करता है बेसिकली, कि इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वी आर गोइंग टू मेक प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन। ठीक है, नाउ ये चीज आ गई, लेकिन इसमें ये बात कहा गया कि भाई आप प्रमोशन में लेकर आओगे क्या? ठीक है, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी देखते हो तो फिर वही वाली चीज है ना कि अंदर जाके पास ही नहीं हुआ जा रहा है, वो वाली चीज। सो अपॉइंटमेंट तो होगी। अब प्रमोशंस में क्या होगा? सो प्रमोशंस में एक केस था हमारा, इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी जजमेंट। ठीक है, विच वॉज अबाउट दिस, राइट। नाउ फिर क्या आता है? 4B। उनने कहा कि नहीं यार, इनिशियल अपॉइंटमेंट में हमें रखना चाहिए। 4B, 4B क्या था? कि भाई इसमें हमने बात करी थी कि यार, अब सीधी सी बात है, मान लेते हैं कि आज आया है, तो भाई लेकिन ये प्रॉब्लम तो हमेशा से थी ना, तो इन लोगों ने बात करी थी बैकलॉग वैकेंसीज की। ठीक है, आया कौन सा था? 81st अमेंडमेंट एक्ट। ओके, फिर 5, आर्टिकल 5 विच वॉज ऑलरेडी देयर।
ठीक है, क्योंकि 4A 4B दे वर एडेड। अच्छा, एक चीज याद रखना कि इसमें ना रिजर्वेशन की सीलिंग लगाई थी 50%। 50% रिजर्वेशन सीलिंग लगा दी थी, इसीलिए बैकलॉग वैकेंसी का आपका प्रोविजन आया था। ओके, नाउ सपनोस 5 विल टॉक अबाउट कि भाई ये जो है ना पर्टिकुलर रिलीजन का, अब मान लेते हैं कि मंदिर में हमें प्रीस्ट का अपॉइंटमेंट करना है, तो भाई अब सीधी सी बात है कि अगर हमें प्रीस्ट का अपॉइंटमेंट करना है तो हमें हिंदूज को ही कंसिडर करना पड़ेगा ना। ठीक है, सो वो वाली चीज है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, okay, which provides for an incumbent of an office in connection to the affairs of any religious denomination। ठीक, सिक्स, ये आया था आपका कौन से सिक्स जो है आपका, इट विल टॉक अबाउट योर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स अकॉर्डिंग टू योर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS। ठीक है, क्लियर। सो ये आपके कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ऊपर ऊपर से भाई पता होंगे तो चलेगा, न्यूज में था इसलिए आपको बता दिया है। ठीक है, नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 19, आर्टिकल 9B, शेड्यूल 7। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ऑल फोर। ओके, सी बेसिकली देखो मैं डरा नहीं रही हूँ, इन क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेना है। ओके, नाउ कॉपरेटिव्स की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि कॉपरेटिव्स पहले भी न्यूज में था, अब वापस से इस बार एक्चुअली न्यूज में क्यों आ गया, क्योंकि यार देखो 2025 जो है दैट इज योर इंटरनेशनल ईयर, UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव्स। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज्यादा आपका नहीं है। नाउ अब मैं तुम्हें ना यहाँ पे थोड़ा सा DPSP के अंदर ले जाती हूँ। ठीक है, इसका आंसर जो है 43B। ठीक है, आर्टिकल 19, ओके, 9B एंड शेड्यूल 7, ये सारी चीजें जो है सही है, रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑल फोर आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको आपको डीपर में ले जाती हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही बताऊंगी DPSP का। DPSPs आर प्रेजेंट इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जब हम DPSPs की बात कर रहे हैं तो देखो भाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइट्स, वन आर फंडामेंटल एंड वन वर इन DPSP। तो भाई सारे फंडामेंटल में डाल देते, DPSP का क्यों करा हमने, क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, फंडामेंटल ऐसे हैं जो स्टेट को इंश्योर करने हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर। आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा नहीं है, इट डज नॉट मैटर्स, यू हैव टू इंश्योर इट फॉर द सिटीजंस सो दैट द कंट्री कैन रन। दे आर फंडामेंटल इन नेचर। ठीक है, राइट्स अपने आप में काफी टाइप्स के होते हैं, देयर आर नेचुरल राइट्स, देन देयर आर लीगल राइट्स, देन देयर आर फंडामेंटल राइट्स। तो नेचुरल are the most crude rights, then there are legal rights, then there are fundamental rights। ठीक है, तो फंडामेंटल में क्या है कि दे आर फंडामेंटल फॉर अ सिटीजन टू लिव इन अ पर्टिकुलर कंट्री, उन राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं इंडिया में, दे आर इन्फोर्सेबल। आर्टिकल 32 एंश्योर्स कि वो आपको मिले, आप कोर्ट में जा सकते हो टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स। अच्छा एक चीज बताओ, अगर सुप्रीम कोर्ट में आप एक बार चले गए अंडर आर्टिकल 32 कि मेरा फंडामेंटल राइट का मतलब वो जा रहा है, चला गया, ठीक है, तो क्या आप उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से तो क्या आप हाई कोर्ट जा सकते हो? तो उसका आंसर है नहीं, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है, कमेंट करना कि कौन से आर्टिकल के अंडर आप हाई कोर्ट जा सकते हो फॉर योर प्रोटेक्शन ऑफ योर फंडामेंटल राइट। ठीक है, नाउ कमिंग टू DPSP, DPSP इज डिपेंडेंट ऑन स्टेट्स कैपेसिटी।
जैसे राइट टू एडुकेशन था, पहले बहुत टाइम तक बीपीएसपी में रहा, ठीक है। लेकिन जब स्टेट के पास इतना पैसा आ गया कि यार वो प्राइमरी एजुकेशन दे सकता है, तो उसने क्या करा, प्राइमरी एजुकेशन दिया और राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स में शिफ्ट कर दिया। सो बेसिकली डीपीएसपी विच स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नथिंग बट डायरेक्शंस टू द स्टेट की आगे जाकर आपको कैसी पॉलिसीज बनानी है, ठीक है। तो दैट इज डीपीएसपी फॉर यू, क्लियर। तो ये आपका डीपीएसपी है, पार्ट 4 में दिया है, ठीक है। पार्ट 4A विच वाज इंसर्टेड बाय 42nd आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट is about fundamental duties. All right, this is DPSP for you guys. Coming to cooperative, year of cooperative है 2025, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव्स है 2025, इसलिए कॉपरेटिव आपका न्यूज में है, ठीक है। वॉलंटरी ग्रुप ऑफ कॉमन नीड्स एंड शेयर्ड इकोनॉमिक गोल्स, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉपरेटिव्स, ठीक है। अगेन, कॉमन नीड्स, शेयर्ड इकोनॉमिक गोल। कोऑपरेटिव आपका बैंक भी हो सकता है, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हो। व्हाट मैटर्स इज कि आपका एक ग्रुप होगा, उसके इकोनॉमिक गोल के हिसाब से बनेगा, ठीक है। नाउ स्टेटस इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा फिगर है, याद रख लेना। इंडिया के पास 27% ऑफ वर्ल्ड कोऑपरेटिव है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है कि 97th अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था, 97 से आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में कहाँ आपको मिलेगा, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल 43B में, ओके। 9B में आपको मिलेगा 243 ZH, 2243 ZT, ठीक है। एंड ऑब्वियसली शेड्यूल 7 में भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि कोऑपरेटिव जो होता है वो आपका यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक है। कोऑपरेटिव सारे यूनियन लिस्ट। अच्छा, ये याद रखना, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हैं, लेकिन उनकी अलग से लिस्ट, मतलब आप समझ रहे हो कि यार एक हमारे पास जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर अंडर यूनियन लिस्ट एंड स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर अंडर स्टेट लिस्ट। डू नॉट कंफ्यूज इट कि यार क्योंकि दोनों के पास अपनी अपनी है तो कंकरेंट लिस्ट में आएगा, कंकरेंट लिस्ट में नहीं है। मल्टी स्टेट आर इन यूनियन लिस्ट, स्टेट आर इन योर स्टेट कोऑपरेटिव्स आर इन योर स्टेट लिस्ट, ठीक है। सो दैट इज देयर, उसका थोड़ा सा आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। सो शेड्यूल 7 में भी आपको बेसिकली कोऑपरेटिव्स का जिक्र मिल जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है, क्लियर। ये थोड़ा सा याद रखना। डीबीएसपी से एक बार देख लेना, इट्स इजी, आपको उसको याद ही करना है, सो आई विल नॉट पुट टू मच इन दिस। हाँ, ये बताइए, नॉट द फीचर ऑफ ओसीआई। ऑलराइट, सो इसका आंसर क्या है, nationals of Bangladesh is national of Bangladesh is not eligible. This is the right statement. Nationals of Pakistan and Bangladesh are not eligible for OCI. ठीक है. Then second option is OCI are not eligible for national pension scheme. ठीक है. Okay. This statement is wrong. ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा है not the feature of OCI, तो B वाला आपका सही हो जाएगा. They are eligible for national pension scheme basically. ठीक है. अब सी और डी देख लेते हैं। ओसीआई आर नॉट एलिजिबल फॉर होल्डिंग पब्लिक सर्विसेज ऑफिस, बिल्कुल करेक्ट है।
रिटायर्ड फॉरेन मिलिट्री पर्सनल्स आर नॉट एलिजिबल फॉर ओसीआई, ये भी करेक्ट है। सो ऑल दीज आर द फीचर्स, नॉट में सिर्फ ये आ रहा है, ओसीआई आर एलिजिबल फॉर योर नेशनल पेंशन स्कीम्स। ठीक है, ओसीआई की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ज्यादा उसमें बात नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेशनल्स आर नॉट एलिजिबल, ये चीज याद रखना। उसके अलावा तो आप कर ले जाओगे। नाइस। एल्डल एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इज रिलेटेड टू, अगेन वेरी करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन। इसका आंसर जो आएगा, हाँ पहले आप देख लो। ए इज ह्यूमन राइट्स, बी इज ट्रस्टीशिप काउंसिल, सी इज ट्रस्ट ऑफ सोसाइटी ऑन गवर्नमेंट एंड डी इज प्रिजन रिफॉर्म्स। यू हैव 30 सेकेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ट्रस्ट ऑफ सोसाइटी ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, मीडिया, एवरीथिंग विल कम इन दिस। ठीक है, तो ये पूरा ही है एडलमेंस ट्रस्ट बैरोमीटर। ठीक है, इसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंक जो है वो थर्ड पोजीशन की है, चाइना और इंडोनेशिया के बाद। अच्छा, इसमें कैटेगरीज होती हैं, तो ये लो इनकम पॉपुलेशन ग्रुप में थर्ड नंबर पर आता है, लो इनकम पॉपुलेशन ग्रुप में, आफ्टर इंडोनेशिया एंड चाइना। और 13th आता है, सॉरी, विद इन हाई इनकम ग्रुप इट इज फोर्थ। ठीक है, और 13th आता है व्हेन इट कम्स टू ट्रस्ट ऑफ पीपल इन अदर कंट्रीज, इन कंपनीज विद इंडियन हेडक्वार्टर्स। ओके, सो ये आपके कुछ कुछ आपका ट्रस्ट बैरोमीटर्स है। ये आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, 2021 के पीवाईक्यू है ये। ओके, इक्वालिटी। अच्छा, दिस इज, इतना पढ़ने के बाद अब हमें जो है थोड़ा सा डिटॉक्स कर लेते हैं। दिस इज कॉन्फिडेंस बूस्टर वाले क्वेश्चन, बट बिकॉज दे आर प्रेजेंट तो आप थोड़ा सा खुश हो सकते हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ मैंने इतनी बार मेंशन कर दिया है, आर्टिकल 14। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एलिमिनेटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एलिमिनेटेड मैं पूछ रही हूँ, तो बहुत ही मतलब कॉमन सेंस, अगर आपको ये भी नहीं पता है ना कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हटा है, तो आप इतना देख लो कि इसमें से हटा गया है, इसमें से क्या नहीं पढ़ते हो आप। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू एजुकेशन। आई बिलीव इसका आंसर आप बता दोगे सी। ये सारी चीजें तो प्रेजेंट ही हैं, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ, ये दिस इज योर होमवर्क। तीन चार चीजें दी है आपको, एक बार बस छोटी सी लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से आर्टिकल्स जो है सबको सिर्फ सिटीजन्स को है, और कौन कौन से आर्टिकल्स जो है नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है। ठीक है, ओके, सो प्लीज गो अहेड विद दिस क्वेश्चन। क्या लगता है? हमें सिर्फ इसमें नॉन सिटीजन्स को कौन कौन से अवेलेबल है ये बताना है। नाउ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज वन दैट इज अवेलेबल टू नॉन सिटीजन। ठीक है, ओके, नाउ उसके अलावा आर्टिकल 19 इज ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स। आर्टिकल 20 जो कि आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस इज आर्टिकल 25, इट इज अवेलेबल टू एवरीवन। ठीक है, एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये तो अभी हम देख कर आए हैं ओसीआई में। ओसीआई में हमने क्या पढ़ा कि भाई तुम पब्लिक सर्विसेज के लिए एलिजिबल नहीं होगा, तुम ओसीआई हो, तो भाई 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज ऑप्शन सी, दिस इज अगेन 2021 का क्वेश्चन। ठीक है, सो विद दिस गाइस आई वुड लाइक टू कंक्लूड आवर क्लास हियर। देखो, दिस इज नॉट अ, इसमें मैंने सारे करंट अफेयर से रिलेटेड आपका स्टैटिक पोर्शन कवर करा है। ठीक है,
दैट इज योर बेसिक्स ऑफ पॉलिटी। अगर आप इसको देख लोगे, इसमें जो जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उन उनको देख लोगे, उसके अलावा देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जिसको अगर आप देखना चाहो तो देख लो। बट अगेन दिस इज देयर, ठीक है। लेकिन आप एक बार माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जरूर पढ़ लेना। न्यूज में था, बहुत ज्यादा रहा नहीं न्यूज में, लेकिन ये न्यूज में आया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी। तो आप एक बार बस इतना देख लेना कि यार कौन कौन से आपके चीजें हैं जो कि एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मुझे आपको पढ़ा देना चाहिए, या फिर यू गाइस रियली नीड मी टू टीच यू अ पर्टिकुलर टॉपिक, then let me know in the comment section. I would try to cover it in the next quality session that we are going to meet. For today, that's it. See you in the next one. Thank you.